शासन प्रणाली में कार्यकाल की निश्चितता नहीं होती है। सामान्य तौर पर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन 5 वर्ष के पहले भी लोकसभा विघटित हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, भंग कर दी जाती है। आपसे पूछा जा क्या लोकसभा का कार्यकाल कितना, तो आप कहते हो लोकसभा का कार्यकाल टेन्योर ऑफ लोकसभा 5 ईयर होता है, लेकिन लोकसभा 5 वर्ष के पहले भी भंग कर दी गई है। तो लोकसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। सरकार का कार्यकाल लोकसभा में बहुमत पर निर्भर कर। अगर प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत है तो वह 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री बने रहे। अगर बीच में उनका बहुमत खो दिया, कुछ सदस्यों ने समर्थन वापस ले लिया, रिवोल्ट कर दिया, या सहयोगी दलों ने समर्थन वापस ले लिया, तो ऐसे में प्रधानमंत्री को 5 वर्ष के पहले भी पद छोड़ना पड़ता है। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का कार्यकाल लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करता है। अगर लोकसभा में सरकार को बहुमत है तो सरकार 5 वर्ष तक काम करती है। 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है, फिर अगर वही पार्टी सत्ता में आती है तो फिर आगे रिपीट कर सकती है। जैसे वर्तमान में मोदी सरकार क्या तीसरे टर्म के लिए लोगों के पास जा रही है कि हमें तीसरा कार्यकाल के लिए चुनिए। तो संसदीय शासन प्रणाली में आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जा क्या सरकार का कार्यकाल निश्चित होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। सरकार का कार्यकाल लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करता है। अगर लोकसभा में बहुमत है तो सरकार 5 साल चलेगी, नहीं बहुमत है तो सरकार को बीच में ही रिटायर्ड हर्ट होकर के वापस लौटना पड़ता है। क्लियर हुआ? तो यह स्थिति, प्रधानमंत्री एक बार पद से हटने के बाद भी दोबारा चुना जा सकता। उसकी पार्टी ने चुन लिया, बहुमत दल ने चुन लिया, तो दोबारा भी प्रधानमंत्री, तिबारा भी प्रधानमंत्री चुना जा सकता। आप राजस्थान से बेहतर इसका उदाहरण क्या है? पिछले 25 वर्षों में यहाँ की सत्ता तो गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच ही घूमती रही। 5 साल गहलोत तो 5 साल वसुंधरा, दोनों आपस में फिक्स करके चलते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, बदल दिया। अमित शाह ने कहा कि अब पुराने लोग जाए, नए लोगों को भी अनुभव मिलना चाहिए, कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। तो संसदीय शासन प्रणाली में राजनीतिक दल सत्ता से बाहर भी होते हैं, सत्ता में वापस भी आते हैं। जैसे 2004 में बीजेपी सत्ता से बाहर हुई, 2014 तक बाहर हुई, 2014 में फिर सत्ता में आई। जब 2004 में बीजेपी सत्ता से बाहर हुई, 2009 में नहीं आई, तो 2009 में लोकसभा में बोलते हुए गिरिजा व्यास ने कहा कि बीजेपी का हमेशा के लिए इतिश्री हो गई है, बीजेपी कभी भी सत्ता में वापस नहीं आएगी, हमेशा के लिए इतिश्री। तो सुषमा स्वराज ने बोलते हुए कहा कि मैं साहित्यकार गिरिजा व्यास को बताना चाहती हूँ कि इतिश्री साहित्य में होती है, नाटक का इतिश्री होता है, उपन्यास का इतिश्री होती है, राजनीतिक दलों का इतिश्री नहीं होता, विचारधारा का इतिश्री नहीं होता। आज के 5 वर्ष पहले आप चुनाव हार गई थी, आज पुनः चुनाव जीत कर आई हैं। क्या आपकी इतिश्री उस समय हो गई थी? कांग्रेस 1996 में चुनाव हार गई, 2004 में पुनः वापस आई, क्या कांग्रेस की इतिश्री हो गई है? तो उन्होंने, सुषमा स्वराज ने कहा कि आज हमें 116 सीटें मिली हैं, कल तो आपको 114 मिली थी, तो 114 वाला वापस आ सकता, तो क्या 116 वाला वापस नहीं आ सकता? तो संसदीय शासन प्रणाली में
राजनीतिक दल आते और जाते रहते हैं, सत्ता बनती और बिगड़ती रहती है, लेकिन सिस्टम यथावत काम करते रहता है। 1951 से लेकर के 2024 तक जो चुनाव की प्रक्रिया थी, वही चुनाव की प्रक्रिया आज भी चल रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं लाया गया। क्लियर हुआ? तो संसदीय शासन प्रणाली में सरकार स्थिर होती है। यह भी कहा जाता है निश्चित होती है, लेकिन कभी कभी सरकार और स्थिर भी होती है। जब किसी को बहुमत नहीं मिलता, सरकारें बार बार बनती बिगड़ती हैं, तो अस्थिरता। जैसे 1989 में बीपी सिंह की सरकार 11 महीने रही, 4 महीने चंद्रशेखर जी की सरकार रही, मतलब 15 महीने में देश ने 2 प्रधानमंत्री देखा। 1996 से 98 तक देश में 3 प्रधानमंत्री आए, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार और गुजराल आए। 1998 से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी कि वाजपेयी जी ने अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा किया, फिर इसके बाद मनमोहन सिंह ने 10 साल पूरा किया, और वर्तमान प्रधानमंत्री भी अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। इस समय देश में क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई। संसदीय शासन प्रणाली में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यह डिपेंड करता है कि बहुमत किस प्रकार का मिला, हमारा नेतृत्व कैसा है, इस पर निर्भर करता है। क्लियर हुआ सबको? अब देखिए दूसरा है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। हमने शुरू में कहा कि सरकार और विधायिका के मध्य संबंधों के आधार पर सरकार को 2 भागों में बांटा जाता है, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय। हाँ, संसदीय शासन प्रणाली की एक ब्यूटी या एक खूबसूरती यह भी है कि यहाँ पर जो होता है संसदीय शासन प्रणाली में गणतंत्र भी होता है और राजतंत्र भी होता है। भारत में गणतंत्र एवं लोकतंत्र है, ब्रिटेन में राजतंत्र एवं लोकतंत्र है। संसदीय शासन प्रणाली में राजतंत्र के साथ भी लोकतंत्र पाया जाता है और गणतंत्र के साथ भी लोकतंत्र पाया जाता है। ब्रिटेन में वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष महाराजा या महारानी ही होंगे, सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कोई भी व्यक्ति हो सकता है। गणतंत्र में देश का सर्वोच्च पद किसी भी व्यक्ति के लिए खुला होता है जो अपनी योग्यता संघर्ष के आधार पर प्राप्त कर सकता है। ब्रिटेन का महाराजा या महारानी बनने के लिए आपको उस परिवार में पैदा होना पड़ेगा और वहाँ की बड़ी संतान के रूप में जन्म लेना होगा। अगर ब्रिटेन में महाराजा की बड़ी संतान लड़की है तो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष महारानी कहलाएगी। अगर बड़ा संतान लड़का है तो महाराजा कहलाएगा। उस परिवार के अंदर ही राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। लेकिन क्या भारत में ऐसा होता है कि एक ही परिवार के राष्ट्रपति होंगे? नहीं, आज तक नहीं हुआ। राष्ट्रपति आप देखो तो अलग अलग जात, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग धर्म के हुए हैं। तो भारत में गणतंत्र है, ब्रिटेन में क्या है? राजतंत्र। लेकिन लोकतंत्र दोनों जगहों पर है। भारत में भी लोकतंत्र है, ब्रिटेन में भी। भारत में लोकतंत्र की अवधारणा ब्रिटेन से ही ली गई है, जो हमने संसदीय शासन प्रणाली लिया ब्रिटेन से, लेकिन उसमें बदलाव किया। हमने राजतंत्र को स्वीकार नहीं किया, हमने गणतंत्र को स्वीकार किया। यूरोप के आज भी कई देशों में लोकतंत्र होने के बावजूद राजतंत्र है। क्लियर? अब हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात करते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों एक ही व्यक्ति होता है। वहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों एक ही होती है। अमेरिका की बात करते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी है, राष्ट्रपति
शासनाध्यक्ष भी हो। अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता, फ्रांस में अध्यक्षीय शासन प्रणाली, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री भी होता है। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री को हटा करके नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री उसकी इच्छा अनुसार वह किसी व्यक्ति को बनाता है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र के रूप में है। तो हमने कहा कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अधिकारों और शक्तियों का केंद्रण एक ही हाथ में होता है, एक तरह से देखा जाए। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में शासनाध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर होता है। शासनाध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? जनता के द्वारा विशेष नियमों के अनुसार किया जाता है। क्या भारत में भी राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है? माइक ना पीछे दे दिए, कुछ प्रश्न दे। हाँ, किसका प्रश्न था, पूछना चाह रहे दे। आवाज क्लियर नहीं होगा, क्या प्रश्न? 5 वर्ष का अविश्वास प्रस्ताव, हाँ, बहुत ठीक। देखिए, मान लो एक अविश्वास प्रस्ताव जुलाई में लाया गया, तो दूसरा अविश्वास प्रस्ताव 6 महीना के पहले नहीं लाया जा सकता। आपने कहा एक अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता, तो 6 महीना के पहले नहीं लाया जा सकता। बार बार अविश्वास प्रस्ताव आप चाहें कि 1 महीना पर ला दे, 2 महीना पर, 4 महीना पर, तो यह उपयुक्त नहीं है। संसदीय परंपरा की, संसदीय प्रणाली की मान्यताओं के अनुसार और एक अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव 6 महीना बाद ही लाए, और लाने का एक उपयुक्त कारण होना चाहिए। किस आधार पर ला रहे? ठीक है, आपके पास संख्या बल है, आपने 50-60 सांसदों को इकट्ठा कर दिया, उन पर हस्ताक्षर करके दे दिया लोकसभा अध्यक्ष को, आपने कानूनी प्रक्रिया पूरी, लेकिन आधार तो बताओगे कि इस आधार पर हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, इस कारण से ला। आपके आधार को, आपके तर्कों को लोकसभा अध्यक्ष स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर। उनको लगता है कि इसमें गंभीर मुद्दा नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव को रिजेक्ट भी कर दे सकते, वह कर सकते। फिर एक बार सोचो, जो आप बता रहे हो कारण, वह जो है उपयुक्त मुझे नहीं लगता। आप रिजिड होते कि नहीं हम लाएंगे, तो परमिशन दे देंगे, लेकिन वह उस पर मतदान की प्रक्रिया। इतना याद रखना, 6 महीना के पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। देखो, विपक्ष ने मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में जुलाई में लाया, इसके पहले वो पिछले कार्यकाल में लाया था अविश्वास प्रस्ताव। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, किन विशेष परिस्थितियों, सर मेरा क्वेश्चन है कि किन विशेष परिस्थितियों में सरकार को भंग किया जा सकता है? किन विशेष परिस्थितियों में सरकार को भंग किया जा सकता है? देखिए, बैठ जाइए। केंद्र सरकार को भंग करने के लिए कोई विशेष परिस्थितियां नहीं है। अगर लोकसभा में सरकार को बहुमत प्राप्त है, तो उस सरकार को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकारों को 356 लगा करके भंग किया गया है, पद से हटाया गया है, लेकिन केंद्र सरकार को किसी भी परिस्थिति में बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक बहुमत। सामान्य तौर पर यह माना है
लेकिन अगर कोई सरकार संविधान के विरुद्ध जाकर काम कर रही हो तो राष्ट्रपति को संवैधानिक तौर पर अधिकार है कि उस सरकार को डिसॉल्व कर सकते हैं, देश को बता सकते हैं कि इन आधार पर हमने भंग किया। लेकिन इसको लेकर संविधान निर्माताओं या संविधान विशेषज्ञों के बीच मतभेद है। संविधान विशेषज्ञों का बहुमत कहता कि केंद्र सरकार को जब तक बहुमत प्राप्त है तब तक राष्ट्रपति उसे भंग नहीं कर सकते। 1987 में कुछ घटनाएं घटी। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। दोनों लोगों के बीच संबंध बहुत खराब हो गए थे। संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह समय समय पर राष्ट्रपति को देश के बारे में जानकारी दें। अपनी विदेश यात्रा से लौटने के बाद राष्ट्रपति से मिले और वह जानकारी दे। राजीव गांधी ऐसा नहीं करते थे। डाक विधेयक को लेकर के राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह में संबंध काफ़ी खराब हो गए थे। यहाँ तक कि सामान्य शिष्टाचार बातचीत भी दोनों में बंद हो गई थी। राजीव गांधी के कुछ सलाहकारों ने कहा कि आप राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग का प्रस्ताव लाकर उन्हें हटा दीजिए। राजीव गांधी को 412 सदस्यों का लोकसभा में बहुमत था, राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत था, हटाना मुश्किल नहीं था। लेकिन वहीं पर कांग्रेस के कुछ पुराने नेताओं ने कहा ऐसा करना उपयुक्त नहीं होगा, एक गलत संदेश जाएगा। 1987 में राजीव गांधी लंका की यात्रा पर गए थे, उनके ऊपर हमला हुआ था। जब राजीव गांधी लंका से वापस लौटे एयरपोर्ट पर, राष्ट्रपति से लेकर के पूरा विपक्ष के सब खड़े थे उनके स्वागत के लिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका था, वेंकट रमन राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके थे, शपथ अभी नहीं लिए थे। निर्वाचित राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति दोनों हवाई अड्डे पर खड़े थे राजीव गांधी की अगवानी करने के लिए। विपक्ष के तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी खड़े थे। तो भारत ने एक संदेश दिया, राष्ट्रपति ने एक संदेश दिया कि राजीव गांधी से हमारे मतभेद है, लेकिन हम उनको बर्खास्त नहीं करने जा रहे हैं। उस समय चर्चा हो रहा था कि राष्ट्रपति राजीव गांधी को बर्खास्त करने को। हवाई अड्डे पर दोनों लोगों के बीच बातचीत होती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को गले लगाते हैं। तो और उस समय चर्चा काफ़ी थी। उस समय वेंकट रमन बयान देते हैं, जो नवनियुक्त राष्ट्रपति थे, कि प्रधानमंत्री को कोई भी बर्खास्त तब तक नहीं कर सकता जब तक कि लोकसभा में उसे बहुमत का मिला हो। कहा जाता है कि यह बयान वर्तमान राष्ट्रपति जैल सिंह ने उनसे दिलवाया ताकि गलतफहमी दूर हो जाए, एक मानक बन जाए कि प्रधानमंत्री को कभी बर्खास्त नहीं किया जा सकता। 1999 में वाजपेयी जी विश्वास मत प्राप्त नहीं कर चुके, उनकी सरकार गिर चुकी थी। राष्ट्रपति ने कहा कि तब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है, वर्किंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप काम करिए। सोनिया गांधी को सरकार बनाने के लिए उन्होंने इनवाइट किया, कहा कि आप 273 सदस्यों की सूची दीजिए। सोनिया गांधी ने 240 सदस्यों की सूची दिया, तो राष्ट्रपति ने कहा कि 270 को हम हटा रहे हैं तो 240 को कैसे प्रधानमंत्री बना दे। वाजपेयी जी को 270 या 71 वोट मिले थे, विपक्ष में 272 वोट मिले थे। कहे 270 को हम हटा रहे हैं तो 240 को कैसे प्रधानमंत्री बना दे। तो विपक्ष ने कहा कि वाजपेयी जी को हटा दीजिए। उन्होंने कहा मैं ऑलरेडी हट चुके हैं, कार्यकारी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने कहा इनको कार्यकारी से भी हटा दी। राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं, जब तक नई व्यवस्था नहीं होती है वर्तमान प्रधानमंत्री वर्किंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य करेंगे। तो भारतीय संविधान में कार्यकारी प्रधानमंत्री का प्रावधान है, सरकार को बर्खास्त करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। संविधान जरूर कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है तो हटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है।
वह बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते। आज मान लो बहुमत राहुल गांधी को मिल जाता है, क्या राष्ट्रपति महोदय अपने मन से मोदी जी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे? नहीं नियुक्त कर। हाँ, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है तब वह थोड़ा बहुत पक्षपात कर सकते हैं नियुक्ति करने में, कि हमारे विवेक से लगता है कि यह बहुमत सिद्ध कर दे। लेकिन अब उसमें भी 273 सदस्यों की सूची मांगे जाने की परंपरा के आर नारायणन ने कर दिया। तो जो आपका प्रश्न था कि प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा सकता, न अभी कोई ऐसा उदाहरण है। राज्य सरकारें बर्खास्त हुई हैं, अनेक सभी राज्यों में लगभग राज्य सरकारें टाइम टू टाइम बर्खास्त हुई। राजस्थान में ही 1992 में भैरव सिंह शेखावत की सरकार बर्खास्त हुई थी, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की घटना तो यूपी में घटी थी, लेकिन इनको भी बर्खास्त किया गया। हिमाचल प्रदेश में बर्खास्त हुआ, मध्य प्रदेश में बर्खास्त हुआ। और किसी कोई प्रश्न?